विलियम शेक्सपियर की मैकबेथ DUSL. William Shakespeare was also known as the Bard. Was a poet, a playwright, and an actor, and is thought to be the greatest dramatist of all the time and the most significant one in the English canon. He was a prolific writer. जो विलियम शेक्सपियर है वो उन्हें द बार्ड भी कहा जाता है क्योंकि वो एक बहुत फेमस पोइट भी थे। तीन तीन चीज़ें थी, वो पोइट भी थे, प्ले राइटर भी थे, एक्टर भी थे। पोइट भी थे, प्ले राइटर भी थे, एक्टर भी थे एंड थॉट टू बी द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट, और वो बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट थे ऑफ ऑल द टाइम एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट वन इन द इंग्लिश कैनन. He was the prolific writer, and in addition to poem and sonnet, he wrote 37 plays. Only more plays was attributed to him after he died. मतलब वन मोर एक और प्ले था जब वो एट्रीब्यूट किया गया था उन्हें, उनका एट्रीब्यूशन था जो वो मर गए थे उसके बाद भी, आफ्टर मतलब बाद में ही रोट। वो क्या क्या लिखते थे अब हम बात करें। पहले तो उनमें बहुत सारी क्वालिटीज थी क्योंकि वो प्ले लिखते भी थे, वो एक पोइट भी थे, प्ले राइट भी थे एंड एक्टर ऑल्सो। और ही रोट कॉमेडीज, वो कॉमेडीज भी लिखते थे, ट्रेजेडीज भी लिखते थे, हिस्ट्रीज में भी लिखते थे और रोमांसेस भी लिखते थे और ट्रेजिक कॉमेडी भी लिखते थे। 5 चीज़ें, मतलब 5 होगी, इनमें भी बहुत चीज़ें आ जाती हैं। तो फिर कॉमेडीज, ट्रेजेडीज, हिस्ट्रीज, रोमांसेस एंड ट्रेजिक कॉमेडीज। ट्रेजिक कॉमेडीज होती है जिसमें ट्रेजिक हीरो होता है, दुविधा में हुआ होता है वो, और कॉमेडी भी होती है उसमें मस्त मजे की। विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन टू अ फैमिली ऑफ ट्रेडर्स इन, मतलब फैमिली ऑफ ट्रेडर्स में बॉर्न हुए थे, और इतना पता होना चाहिए कि स्टैटफोर्ड में बॉर्न हुए थे, लंदन के जो 100 माइल्स दूर था। और उनका डेट ऑफ बर्थ है जो मतलब सन है 1564। इस सेम ईयर में क्रिस्टोफर मार्लो भी बॉर्न हुए थे। नॉट मच इज नोन एज अबाउट शेक्सपियर। शेक्सपियर जो है वो उनकी जो अर्ली एजुकेशन थी, बट इट इज सेड टू बी अटेंडेड ग्रामर स्कूल विद लैटिन ग्रामर, और वो जो है उन्हें लैटिन ग्रामर हुई थी। लैटिन ग्रामर जो अलग होती है वो, एंड क्लासिक्स की उन्होंने पढ़ाई की थी। मतलब उनका जो बेसिक फोकस था वो ग्रामर पे था, वो ग्रामर स्कूल में पढ़ते थे, स्टडी लैटिन ग्रामर एंड वो क्लासिक्स उन्हें ली थी। शेक्सपियर मैरिड, अब शेक्सपियर की शादी किससे हुई थी? एनी हैथवे से हुई थी, एनी हैथवे से हुई थी, और वो हुई थी 1582 में हुई थी वो। एंड दे हैड 3 चिल्ड्रंस, और विलियम शेक्सपियर के 3 बच्चे थे। उनमें से मतलब 3 बच्चे थे, उनमें से 2 जो थी वो बेटियां थी, 2 डॉटर्स थी और 1 सन था। अनफॉर्चुनेटली जो मतलब भाई अब दुखद बात है, अनफॉर्चुनेटली हिज सन डाइड एट एन अर्ली एज ऑफ 11, पर जो उनका बेटा था वो अर्ली एज में ही मर गया था 11 की, बट द डॉटर सर्वाइव, पर जो डॉटर्स थी वो सर्वाइव कर गई थी। एंड अर्ली एज ऑफ 7 एंड अर्ड्यूरेंट लवर ऑफ थिएटर। जो विलियम शेक्सपियर थे, तो इनका पूरा नाम विलियम शेक्सपियर ही है। तो जो विलियम शेक्सपियर थे उन्हें बहुत वो लवर थे थिएटर के। शेक्सपियर लिव इन एंड अराउंड द लंदन, वो या तो लंदन में रहते थे या तो लंदन के आसपास ही रहते थे। इसमें लिखा है ना, शेक्सपियर लिव्ड इन एंड अराउंड द लंदन टू मेक थिएटर हिज सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। और वो थिएटर ही मेक कर के लिए, मतलब लाइवलीहुड, अपनी जीवन यापिका चलाने के लिए। ही जॉइंड द लॉर्ड चैम्बरलिन मैन,
उन्होंने ज्वाइन किया हुआ था द लॉर्ड चैम्बरलेन मैन्स अ थिएटर ग्रुप। ये जो लॉर्ड चैम्बरलेन मैन है ये एक थिएटर ग्रुप है एंड वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स। यहाँ पे जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनका ग्रुप है बेसिकली ये। द ग्रुप लेटर केम टू बी नोन एज द किंग्स मैन अंडर द रिजाइम ऑफ जेम्स फर्स्ट। द शेक्सपियर रोट ऑलमोस्ट 2 प्लेस। जो शेक्सपियर हैं उन्होंने ऑलमोस्ट 2 प्लेस लिखे थे ईच ईयर मतलब एकदम उन्होंने 2 ही नहीं लिखे, मतलब उन्होंने बहुत लिखे हैं। एक साल में वो कम से कम मतलब 2 प्लेस लिख देते थे। शेक्सपियर रोट ऑलमोस्ट 2 प्लेस इन एवरी ईयर, सॉरी ईच ईयर, एवरी तो हर साल हो जाता है, ईच ईयर। फॉर दिस ग्रुप, वो भी किसके लिए लिखते थे? मेंबर थे द लॉर्ड चैम्बरियन में, CHAMBERLAIN, चैम्बरियन मैन्स के लिए वो लिखते थे। और अब हम बात करते हैं तो ये जो कहाँ गया, शेक्सपियर रोट ऑलमोस्ट 2 प्लेस ईच ईयर फॉर दिस ग्रुप एंड emerged एज अ प्रोमिनेंट नेम इन द वर्ल्ड ऑफ थिएटर। अब भाई वो ईच ईयर इतने प्ले लिख रहे हैं अपने ग्रुप के लिए, तो वो ऐसा धीरे धीरे उनका करियर जो है वो emerged हो गया एज अ प्रोमिनेंट नेम इन द वर्ल्ड ऑफ थिएटर। इन द अर्ली पार्ट ऑफ हिज करियर शेक्सपियर was involved in writing lyrical poem। अब in the early part, अब भाई वो अर्ली बढ़ता गया उनके करियर का। जो विलियम शेक्सपियर थे वो इन्वॉल्व हो गए राइटिंग में ही, उनका इंटरेस्ट आने लग गया जब वो ईच ईयर 2 प्लेस लिख रहे हैं, इसलिए अब उनका राइटिंग लिरिकल पोइट्री, अब उनका जो इंटरेस्ट है वो लिख रहे हैं राइटिंग लिरिकल पोइट्री भी अब वो लिख रहे हैं। His famous poems of the time are, और जो उनकी विलियम शेक्सपियर की जो फेमस पोएम्स हैं उस समय की, उसका नाम है वीनस, एडोनिस। एक पोएम का नाम है जो मतलब लिरिकल पोएम का नाम है वीनस, VENUS, वीनस, एंड एडोनिस द रेप ऑफ ल्यूक्रियस। इसका मतलब है जब ये इससे बाल की चोटी, द रेप ऑफ ल्यूक्रियस का मतलब है बालों की चोटी। बोथ डेडिकेटेड टू द elect of Southampton by 1589 William Shakespeare could complete some of his famous works। अब इनका ना बचपन से सबको पढ़ाते हैं कि विलियम, रोमियो एंड जूलियट किसने लिखा था, किसके प्ले में था ये, तो विलियम शेक्सपियर ने लिखा था इसको। और ये बहुत मोस्ट फेमस, क्योंकि ये तो मैंने बहुत अर्ली एज में सुना था कि रोमियो जूलियट, तो ये विलियम शेक्सपियर का ही था ये। द कॉमेडी ऑफ एरर्स की बात करें, ये द मिडनाइट सम, ये बहुत फेमस है जिनके अभी मैं नाम ले रही हूँ। द कॉमेडी ऑफ एरर्स, द मिडनाइट ड्रीम, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, ये ऐसी कॉमेडी जिसमें गलतियाँ ही हैं। द मिडनाइट ड्रीम की बात करें मतलब आधी रात का सपना, द मिडनाइट ड्रीम, इनके ये बहुत ज़्यादा फेमस वर्क है, बहुत ज़्यादा फेमस काम जो हम बता रहे हैं अभी। द मर्चेंट ऑफ वेनाइस है, 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना एंड लवर्स लेबर लॉस्ट, as well as his historical plays Richard II, Richard III, Henry IV and John। ये बहुत फेमस वर्क्स थे इनके जिनका मैंने नाम लिया है, ये बहुत मोस्ट फेमस और बहुत ज़्यादा ही फेमस वर्क हैं और पॉपुलर हुए थे इन द फाइनल ईयर्स ऑफ हिज 16th सेंचुरी। अब बात कर रहे हैं फाइनल ईयर्स की 16th सेंचुरी के। शेक्सपियर रोट हिज रोमांटिक कॉमेडीज। अब शेक्सपियर मैंने शुरू में ही बताया कि बहुत चीज़ों के बारे में लिखते थे, जस्ट लाइक वो कॉमेडीज भी लिखते थे, हिस्ट्रीज भी लिखते थे, ट्रेजेडीज भी लिखते थे, रोमांसेस भी लिखते थे, ट्रेजिक कॉमेडी भी लिखते थे। तो अब उन्होंने क्या लिखा था 16 में, अर्ली एजेस में अपनी लिखा था प्राइम टाइम। शेक्सपियर wrote romantic comedies as you like it। इस रोमांटिक कॉमेडीज में 3-4 नाम याद कर लेते हैं। As You Like It,
12th night, as much ado about nothing, as well as fifth. Last, his history plays in the Prince Hal series. During the next 10 years, he wrote his great tragedies. हेमलेट मैंने सुनी है। हेमलेट मैंने मतलब मुझे पता नहीं है हेमलेट तो ट्रेजेडी में हुआ क्या है, आगे चल के पढ़ लेंगे हेमलेट, पर हेमलेट मैंने सुनी हुई है, इतना है कि मैंने हेमलेट के बारे में सुना हुआ है। मैकबेथ तो हम पढ़ने ही जा रहे हैं, मैकबेथ पढ़ रहे हैं, जब भी तो इसका इंट्रोडक्शन आ रहा है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने मैकबेथ भी लिखी हुई है। और थेलो की बात करेंगे, और जो मैकबेथ है हमें इस लाइन से पता चल चुका है कि ट्रेजेडी है। और थेलो की बात करेंगे, किंग लियार की बात करेंगे, एंटोनी की बात करेंगे, एंड क्लियोपैट्रा की बात करेंगे। इन द नेक्स्ट फेज ऑफ हिज राइटिंग, शेक्सपियर रोट द टेम्पेस्ट एंड हेनरी की 8th पोएम, हेनरी 8th तक उन्होंने लिखा, और उसके आगे भी होगा। ही ऑल्सो रोट द ट्रेजिक कॉमेडीज, मैंने अभी रोमांस की भी बात की है, और उसका क्या नाम है उसका, कॉमेडीज भी उन्होंने बहुत सारी लिखी हैं। अब उन्हें ट्रेजिक कॉमेडीज की बात करें तो उन्होंने पेरिकल्स लिखी है, कैम्ब्राइन लिखी है, एंड द विंटर टेल लिखा है। इन एडिशन he has written many sonnets on the issues of love, chastity की बात करें तो मतलब बहुत ज़्यादा ही फर्म रहना, कि भाई एक है तो एक ही रहेगा, और उसके पीछे बिल्कुल ही लॉयल रहना, चैस्टिटी की बात है। ब्यूटी ऑफ मैन एंड हैज चेंज द पैट्रियार्कल आइडिया ऑफ वुमन एज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लव। ओके, शेक्सपियर डाइड। अब हम बात करते हैं भाई, उन्होंने इतने सारे इंग्लिश में बहुत सारे काम किए, पोएटिक्स में प्ले राइट थे, इतने फेमस पोएम लिखी उन्होंने, एक्टिंग भी थी, पर अब उनकी डेथ तो होनी है, तो 1616 में उनकी वो मर गए थे, डाइड हो गए थे। विलियम शेक्सपियर डाइड इन 1616 में हुई थी, 1616, एंड बट दैट टाइम देयर वाज नो सिंगल कलेक्शन ऑफ वर्क पब्लिश्ड। और मजे की बात तो ये है कि अब शेक्सपियर की डेथ हो गई, दैट टाइम देयर वाज नो सिंगल कलेक्शन ऑफ हिज वर्क, उनके काम का कोई भी सिंगल कलेक्शन जो था ना वो पब्लिश नहीं हुआ था उनके नाम से। कलेक्शन ऑफ हिज वर्क पब्लिश्ड इन हिज नेम, कि भाई उन्होंने रोमियो जूलियट लिखी है पर उनके नाम से पब्लिश नहीं हुआ था उस वक्त वो। अब हम बात करें इन 1623 में the first folio of his authentic work, एक फर्स्ट फोलियो उनके काम की ऑथेंटिक वर्क्स की पब्लिश हुई थी बाय जॉन हेमिंग्स एंड हैरी कॉन्डेल। द यूनिवर्सल अपील ऑफ शेक्सपियर्स प्ले हैज endured over the years, and they are still read and performed all over the world and has been translated in many languages. अब जो उनकी फर्स्ट फोलियो थी 16 में, वो ऑथेंटिक वर्क्स को वो पब्लिश हुई थी जॉन हैमिल्टन एंड हैरी कॉन्डेल की। द यूनिवर्सल अपील थी वो जो विलियम शेक्सपियर के प्लेस थे वो ऑनड्योर कर रहे थे ओवर द ईयर्स, एंड दे स्टिल रीड एंड परफॉर्म, क्योंकि वो ना मतलब रीड लोगों द्वारा पढ़े जा रहे थे और परफॉर्म किए जा रहे थे ओवर द वर्ल्ड, एंड हैज बीन ट्रांसलेटेड, और ट्रांसलेट भी हो रहे थे इन मैनी लैंग्वेजेस, adding to the literary genuine of Shakespeare. Ben Jonson has rightly said he is not of an age but for all time. तो एक फेमस लाइन है, he was not of an age but for all time. अब हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, तो जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं DU के SQL मटेरियल में यूनिट 1 में हमें इंट्रोड्यूस किया गया द प्ले मैकबेथ। यूनिट 1 विल आल्सो प्रोवाइड द डिटेल समरी ऑफ द प्ले अलोंग विद द क्रिटिकल कमेंट्स। यूनिट 2 विल attempt a critical analysis of Macbeth as a tragedy। भाई वो ट्रेजेडी है, अभी हमें पता चल गया कि मैकबेथ जो भाई वो ट्रेजेडी है, क्योंकि हैमलेट का
नहीं है, पर वो भी एक ट्रेजिडी है एज एंड वेरियस थीम्स इन द प्ले। ये अब इंट्रोडक्शन कहते हैं। अब ये पोइट के, अब ये मतलब जो है विलियम शेक्सपियर के बारे में नहीं उन्होंने लिखा है, पर इंट्रोडक्शन अमंग द ट्रेजेडीज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। मैकबेथ, जो मैकबेथ है, इज कंसीडर्ड टू बी अ मास्टरपीस। उसको कंसीडर किया जाता है कि भाई ये तो एक मास्टरपीस है, विच प्रेजेंट्स अ compellion sorry compellion exploration of one's man's relentless and criminal pursuit of evil for the sake of power। कि भाई इसमें कैसे जो है एक मैन है जो रिलेंटलेस एंड क्रिमिनल परस्यूट ऑफ इवल कर रहा है सेक ऑफ पावर के लिए, और उसमें गिल्ट दैट टीयर्स हिम अबाउट प्रोसेस, मतलब गिल्ट दैट टीयर हिम अपार्ट इन द प्रोसेस। व्हाइल इट एनकैप्सुलेट मैकबेथ ट्रेजिक फ्लॉज, हर mania of ambition, it also feel believes in a fair amount of complexity through the improvement of three witches and a Lady Macbeth, both of whom seem to become agents of fate in Macbeth's destiny. It is a question much debated whether Macbeth is solely responsible for the decision he makes in the play and whether forces beyond his control propel and himself towards a path of only moves towards a catastrophe in the inescapable. The story of Macbeth is half legend and half history, drawn mostly from the Chronicles of Hollist की बात करती है, where one can find an amount of the real Macbeth and King Duncan. Raphael Hornist was one of among the many writers collaborated but put together the legendary histories of England, Ireland, Scotland in his work. For the most part of Shakespeare follows the chronicles of the story of his part but changes it in places to suit his purpose. For example, in Hollist Chronic, Banquo actually helps Macbeth kill Duncan, but Shakespeare changes the character of Banquo in his play because James I, the then ruling king of England, was direct descendant from Banquo's line. The tragedy of Macbeth comes very close to the structure of an Australian tragedy, and the same will be discussed later in Unit 2. What is noteworthy, however, is that the play is one of the least complicated of Shakespeare play in the sense that the plot moves without deviations in a focused manner towards an inevitable end. One's attention never waves towards an subplot or any scene that would cause a diversion. It is a superb study of the psychological degradation of a valiant and deserving a man through harmonious act of his own, and we can in no way miss the implicit message of the play. The universal relevance of the play theme account from its appreciation even in current times. It is still being produced in many theaters across the world, and there have been numerous cinematic editions as well. Okay, तो इसमें बता ही रहे हैं
कि कैसे कि मैकबेथ था उस टाइम का अराउंड दैट्स ऑल. It suggested that you read the play before proceeding further with the study material. तो अब मैं SOL के study material से इसका Act 1 रीड करने जा रही हूँ. In Act 1 the scene is set for action. अब हम Act 1 की बात करें जो सीन है वो सेट हो रहा है एक्शन में. तो beginning the character are introduced and the plot is set in motion. William Shakespeare skillfully catches the attention of the audience by introducing the supernatural element. मतलब जो विलियम शेक्सपियर थे, मैं भी जब इसको मैंने पहली बार पढ़ा था तो मैं भी हैरान हो गई. भाई 3 विचेज, आगे का तो बता रही हूँ, 3 चुड़ैलें मिलती हैं उसको, 3 विचेज मिलती हैं. वो मतलब मैकबेथ को कहती हैं कि तुम पहले वो बनोगे और फिर तुम किंग भी बन जाओगे, फिर वो उसका बेटा बनेगा. तो मतलब यही सब ऐसे ही प्रोफेसी कर देती हूँ एंड दैट सुपर नेचुरली दिखा दिया ना. ये तो इंट्रोड्यूसिंग सुपर नेचुरल एलिमेंट दिखा दिया है हमें विलियम शेक्सपियर ने. अपीयरेंस ऑफ 3 विचेस इन द फर्स्ट सीन में हमें 3 विचेस का बता देंगे वो. The opening scene is set on the thundering night in a dark and foreboding landscape amongst which the 3 witches plan to meet with Macbeth. The next scene is at the camp of Duncan, the King of Scotland, who is in the middle of a war with the King of Norway. The camp scene progresses with an unnamed captain praising Macbeth for his bravery and valor in the latter fight amongst Macdonfolk and his defeat of the Norwegian king Sunio. मतलब वो किंग को हरा दे रहा है. तो किसने? मैकबेथ ने. मतलब फाइट की अंदर सॉल. Shortly after the Thane of Ross appears with news informing King Duncan that the Thane of जो फिर एक न्यूज आती है कि जो थेन ऑफ रॉक्स था ना, जो थेन ऑफ रॉक्स है वो अपीयर्स कि वो एक इन्फॉर्मर है. किसका इन्फॉर्मर था वो? किंग डंकन को पता चला थेन ऑफ कॉर्डर्स का, और वो बैटरे कर रहा था them and become a traitor by joining the Norwegian army. The treacherous Thane of Cordes is then arrested as the news of Macbeth's victory in the battle against Macdonfolk reaches King Duncan. He decided to honor the bravery of Macbeth by giving him the title of Thane of Cordes. Macbeth is being presented here as a brave. Macbeth को एक brave general who has valiantly fought for his king and came home victorious. मतलब victorious नहीं, victorious. The next scene again shows the 3 witches. अब पहले तो वॉर का बता दिया, अब नेक्स्ट सीन में 3 विचेस की बात आएंगी. The next scene shows the 3 witches in a dimensional hat, putting potions and dancing around the joining hands. मतलब हाथ जोड़ के नाच रही थी. On meeting Macbeth and Banquo, the 3 witches prophesies मतलब prophesies माने भविष्यवाणी करना, that Macbeth will become the Thane of Cordos and then the King of Scotland. And for Banquo, और वो Banquo के लिए भी predict कर रही हैं, मतलब prophesize कर रही हैं. And for Banquo they predict that he will become the father of kings, कि वो जो Banquo है वो father of kings बनेगा. Having said that, the witches vanished. और इतना क्या है कि वो वैनिश हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं. Macbeth and Banquo are left baffled and puzzled over the strange encounter. 2 noblemen, Ross and Angus, arrived bearing the news of Macbeth becoming the theme of Cordos. मतलब उस टाइम
और मतलब वो किंग ने डिसाइड किया था कि मैं इसको मैकबेथ को किंग ऑफ थेन्स ऑफ कॉर्डस बना दूंगा। उस टाइम अनाउंसमेंट किंग ने बोल सोच समझ लिया था, अपनी सभा में बता दिया था, पर उस टाइम वो नहीं जानता था। कौन नहीं जानता था? मैकबेथ नहीं जानता था कि। और फिर दो बंदे आते हैं और मैकबेथ को बताते हैं कि तुम थेन्स ऑफ कॉर्डस बन गए हो। बट तो मैकबेथ, बोथ मैकबेथ एंड बैंको आर सरप्राइज। अब जो मैकबेथ था और बैंको था वो दोनों सरप्राइज हो गए एंड शॉक, सरप्राइज भी हुए और शॉक भी हुए बाय द न्यूज एंड स्टार्ट वॉन्डरिंग इफ द विचेस वर स्पीकिंग द ट्रूथ, कि भाई चुड़ैलें भी सच बोलती हैं। वो सोच रहे हैं कि भाई चुड़ैलें भी सच बोलती हैं, है ना। वो कह रहे हैं कि चुड़ैलें भी सच बोलती हैं। तो उनका यही चल रहा था कि चुड़ैलों ने भी सच बोल दिया कि मैं तो सही में थेन्स का वो बन गया हूँ। तो बिलीव करने लगता है उसकी बातों पे। और फिर वो आगे की सोचता है, वो अपनी वाइफ को ये सारी बातें बताता है। बैंको और दोनों पहले तो सरप्राइज हो गए कि वो तुम थेन ऑफ कॉर्डस बन गए। बहुत अब जो ये न्यूज थी वो स्टार्ट वॉन्डरिंग, अब ये जो खबर थी कि भाई चुड़ैलों वाली बात वो फैलनी भी चालू हो गई विचेस वाली, कि भाई वो विचेस सच बोल रही हैं। और जो मैकबेथ है वो इंक्वायरी करता है एंड जस्ट इन्फॉर्म देम अबाउट द treacherousness by the formal theme of Cawdor। मैकबेथ को फिर पता भी चलता है कि फॉर्मल थीम ऑफ कॉर्डोस से ऐसा था, इम्पैक्टिंग इंस्टीट्यूशन किया था, उसने धोखा दिया था। मैकबेथ ponders about his new title and starts pondering over the realization of the witch's second prophecy। अब मैकबेथ सोच में पड़ गया। वो सोच रहे कि अगर ये वाली भी प्रोफेसी भी सच हुई है तो दूसरी भी सच होगी क्या। Ambition begins to raise its ugly head। अब उसके दिमाग में जो है उसके अगली हेड में आगे की बातें बनना चालू हुई। And he says to himself, Glamis and Thane of Cawdor, the greatest is behind. It is evident that he has started contemplating the idea of becoming king। अब उसके जो है उसके अंदर ख्याल आने लगे क्या मैं थेन ऑफ कॉर्डोर बन गया हूँ, COWDOR कॉर्डोर बन गया हूँ, तो फिर मैं तो किंग नहीं बन जाऊंगा। If good, why do I yield to that suggestion? Whose hurried image dot unfix my hair and make my seated heart knock my ribs against an use of nature। Macbeth Act 1 scene 3rd line 135 to 40 खत्म हो रही है मैकबेथ की। A little later he must, my thought was murder yet it but fantastical snakes, so my single state of man that function is smoother in summers and nothing is but what is not। When Malcolm is declined heir of the throne, Macbeth immediately begins to consider him as an obstacle in the way becoming king। The Prince of Cumberland, that is a step on which I must fall down। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट सेकंड एक्ट की। एक्ट नंबर फर्स्ट यही था कि मतलब ये मैलकम सोच में विचार में पड़ जाता है। और फिर जो मीनवाइल लेडी मैकबेथ रिसीव्ड अ लेटर दैट हर इन्फॉर्मिंग अबाउट द टू प्रोफिकेसीज ऑफ विकीज। और अब बात आएगी लेडी मैकबेथ की। लेडी मैकबेथ ऑब्वियसली मैकबेथ की वाइफ है। मीनवाइल लेडी मैकबेथ रिसीव्स अ लेटर। अब जो लेडी मैकबेथ अब रिसीव करेगी लेटर को फ्रॉम हर हस्बैंड इन्फॉर्मिंग अबाउट हर टू प्रोफिकेसीज ऑफ द विचेस।
कि उसको बताएगा, वो मैकबेथ पूरी बात बताएगी कि उसने 2 प्रोफिकेसीज करी थी विच इसने, एंड द सुपर subsequent realization of one of them, whereas by he has becoming the new Thane of Cawdor, Lady Macbeth is equally ambitious. एक तो ये की थी कि मैं थेन्स ऑफ कॉर्डोर बन जाऊंगा, और दूसरी की थी मैं ambitious हो जाती है जानने के लिए, and gets excited at the death of Macbeth becoming king of Scotland and himself the Thane. अब दूसरी बताता है कि भाई, तो वो सोचती है भाई मैं ये किंग बनेगी तो मैं तो क्वीन बन जाऊंगी. शी बिगिंस टू कंटेम्पलेट. अब वो कंटेम्पलेट करी. कंटेम्पलेट का मतलब उसका ब्रेन चेंज करना, ब्रेन वॉश करना, उसको मतलब अपनी बातों में उलझाना. कॉन्टेम्पलेट कर रही है किंग मैकबेथ को कि तुम किंग का मर्डर कर दो. मैकबेथ जो किंग है, किंग कौन थे, बैंगन, सॉरी, जो किंग बैंकन है उनका मर्डर कर दो. जब किंग बैंकन को तुम मार दोगे तो तुम राजा बन जाओगे स्कॉटलैंड के. किंग डंकन को वो मारने का पूरा सजेस्ट करती है लेडी मैकबेथ को, जो होती है, और इन्वोक करती है, बढ़ावा देती है सुपरनैचुरल पावर्स, तो कि वो तो सच्ची कह रही है, टू स्ट्रिप हर ऑफ ऑल vestiges of feminine weakness in preparation for a deathful plan that would ensure the throne for Macbeth. अब वो ये लाइन बोलती है, और ये पेपर में आती है ये लाइन भी आ सकती है और ये वाली लाइन भी आ सकती है, इम्पोर्टेंट है. वो जो लाइंस बोलती है लेडी मैकबेथ, calm you spirits that tend on mortal thoughts and sex me here and fill me from the she greets him as a king. अब जब मैकबेथ अराइव हो रहा है तो वो उसको ग्रीट कर रही है एज अ किंग विद अ फ्रेज all hail hereafter and tells him about the plan of murder, और अपने सारे दिमाग का बात देती है उसको कि भाई हम मर्डर कर देंगे, तुम ऐसे मार देना उसको. she warns him not to let any kind hurt the weakness, और उसको वार्न भी करती है कि तुम्हें कोई काइंड हार्टेड बनने की जरूरत नहीं है, वीकनेस शो करने की जरूरत नहीं है अपने चेहरे पे. thereby hinder to plan to get the throne, और यही एक अच्छा प्लान है तुम्हें थ्रोन, मतलब it may seem that it is Lady Macbeth who is ordering her husband to commit the crime. इससे पता चलता है जो लेडी मैकबेथ है वो अपने हस्बैंड को कह रही है भाई तुम क्राइम करो. William Shakespeare has already given the reader's audience enough evidence that Macbeth himself honored the dark desire. और मैकबेथ में भी तो पहले से ही सोच रहा था कि आई एम थेन ऑफ कॉर्डोर, इफ अगर ये ऐसा हो गया तो मैं तो थेन ऑफ कॉर्डोर बन जाऊंगा, ये भी सोच रहा था. तो इस डिजायर को उसने और ट्रबल कर दिया. अगर मैं मतलब ऐसे मैंने, that's why king and enough consider mother, he admits it is his voluntary ambition that it is encouraging him towards the haughtiest task. However, the battles he concerned वो एंशियस हो गया और वो बैटलफुल हो गया कि भाई ये battle that concerns and anxious about the consequences as such act. Lady Macbeth attacks his muscularity. अब वो कह रही है उसकी muscularity पे कहती है by taunting him becoming a man.
She calls him a coward, belittles his relentlessness to act for his own good. She then lays out the plan to kill Duncan and explains how to blame him for the two guards who would be drunk. Macbeth pushes aside his fear and anxiety and agreed to the plan और अग्रीड कर देता है ये सब सुनने के बाद मैकबेथ भी पूरे प्लान को कि भाई मैं कर लूंगा। अब बात करते हैं एक्ट 2 की। एक्ट 1 में पूरा प्लान उनका सब तैयार है, सब बन चुका है। अब एक्ट 2 में हो रहा है ये जो उनने ईवल प्लान बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे वो लोग। डाइवर्स प्रीवियस एक्ट कम्स इन इट्स अगली फ्रिक्शन एंड एक्ट 2 किंग डंकन जो है वो मैकबेथ के उधर आए हैं is murdered by Macbeth and this bloody act only leads to more bloodshed. However, the third prophecy of the witches is also seen to come true in act 2. अब भाई मैकबेथ जो है अब उसने किंग डंकन को मार दिया है तो अब उसकी प्रोफेसी सच हो गई है क्योंकि अब मैकबेथ ही किंग बनेगा क्योंकि उसके दोनों बेटे भाग गए हैं जो किंग है। एंड सीन एट सेकंड मैकबेथ इज चूजन टू बिकम द किंग और भाई सबसे योग्य था तो उसको ही किंग बना दिया जाता है स्कॉटलैंड का। द एक्ट बिगिंस विद अ ब्रीफ मीटिंग बिटवीन बैंको एंड मैकबेथ। अब जो एक्ट एक ब्रीफ मीटिंग से होता है, ब्रीफ मतलब बहुत छोटी सी, बहुत है नहीं ब्रीफ आंसर एक्सप्रेसिंग हिज ग्रेटिट्यूड फॉर हिज हॉस्पिटैलिटी। बैंको प्रेजेंट्स मैकबेथ विद अ डायमंड। अब जो बैंको है ना वो एक देता है फ्रॉम द किंग एंड वाइल टॉकिंग ही obstinately brings up और वो बात करते समय abruptly brings up their encounter by the three witches की बात कर देता है और their prophecies की बात कर देता है कि भाई तीसरी prophecy तो उसने मैं उसके लिए की थी, बैंको के लिए की थी कि भाई तुम राजाओं के फादर बनोगे। तो मैकबेथ diminishes the topic of saying that he has not thought about it at all, but he ends the conversation by suggesting that they will discuss it later. Banco then calls it a night and departs for his bed, leaving Macbeth alone, who then hallucinates. He sees a vision of a blender dripping in blood. He realizes that it is a version of the murderous act that he is about to commit. मतलब कहीं ना कहीं जो होता है बैंको को पता चल जाता है कि मैकबेथ ने किंग को मारा है बिकॉज फॉर द सेक ऑफ द थ्रोन। मैकबेथ kills the king according to plan and comes out looking extremely distressed and visibly shaken. The burden of guilt begins to set in, realizing the enormity of his crime. Macbeth knows he will never be able to experience the soothing and relaxing sleep and people lives. ये लाइन आती है, Methought I hear the voice cry, sleep no more, Macbeth, does mother sleep, the innocent sleep, sleep that cringes after waves of care, the death of each day's life, called labor bath, balm of heart mind, great nature's second cause, chief no measure in life's phase. The act is important from the point of view of Lady Macbeth's characters to the manner in which she plans and carries out Duncan's murder, reveals her ambition and ruthless nature, while Macbeth is disoriented by the magnitude of his crime and
and is haunted by guilt. Lady Macbeth is cool and calming manner controls the situation. She chastises her husband for cowardly anxiety, and on his refusal, she goes ahead and plants the terror on the gods herself. The dead king is discovered by Macduff. अब जो डेड किंग है वो डिस्कवर हो जाता है by Macduff, who raises an alarm. A scene of chaos unfolding. Lady Macbeth appears and acts surprised. जो है ना मैकडफ को सच शक का सा होने लग गया मैकबेथ और लेडी मैकबेथ पे. द डेड किंग इज डिस्कवर. वो मैकडफ डिस्कवर कर लेता है, रेज कर लेता है आराम को. यस होती है लेडी मैकबेथ एंड सरप्राइज हो जाती है और हॉरेड भी हो जाती है बाय द मर्डर. मैकबेथ मेक्स अ स्ट्रॉन्ग एंड eloquent expression of the grief and sorrow. अब ये इस लाइंस को हम डिस्कवर कर रहे हैं ना, तो मैकडफ आता है तो फिर वो ग्रीफ और सॉरो में चला जाता है. द पॉइंट मैकडफ ब्रेन Malcolm and Donald Brain also enter and learn that their father had murdered the bodyguards or bloody daggers and blamed the Macbeth. द बॉडीगार्ड्स जो हैं वो ब्लडी डैगर होंगे और वो ब्लेम करेंगे मैकबेथ क्लेमिंग टू द रिवेंज इमीडिएटली किल्स देम. अब जो है वो तो यही कहेंगे ना कि वही गया था कमरे में, तो वो दोनों को मार देता है. टू डाइवर्ट अटेंशन लेडी मैकबेथ प्रिटेंड्स टू फेंट. उतने में लेडी मैकबेथ जो है वो प्रिटेंड करने लग जाती है भाई वो उसको चक्कर आ रहे हैं. बैंको कॉल्स अ मीटिंग टू ब्रिंग सम ऑर्डर एडमिट्स द Shallows. Fearing for their lives, Malcolm and Donald Brain flee to England. उस वक्त अपनी लाइफ को मतलब बचाने के लिए फियर डर जाते हैं वो फ्ली कर जाते हैं इंग्लैंड में इंग्लैंड और एलिलैंड में भाग जाते हैं. मैल्कम भागता है और डोनाल्ड ब्रेन भागता है, जो दोनों बच्चे हैं किसके, किंग डंकन के. दोनों चले गए. लेटर ही सस्पेक्टेड हैव अ हैंड इन द किंग्स मदर. लेटर बाद में यही सस्पेक्ट किया जाता है कि उन दोनों ने मार दिया होगा, किंग का मदर कर दिया होगा. इन द एब्सेंस ऑफ किंग डंकन सन मैकबेथ इज चूजन टू बी द किंग एंड कोरोनेशन सेरेमनी इज टू बी टेकन. कोरोनेशन सेरेमनी वो होती है जिसमें किंग का मतलब चूज, तो वही सेरेमनी इज टेकन टू द स्कोन. अब हम एक्ट थर्ड की बात करते हैं. एक्ट थर्ड जो है एक्ट थर्ड की. अब इसमें हमने कहाँ तक देख लिया था कि मतलब उसकी मीटिंग हो जाती है बैंको और मैकबेथ की, ये सब. और बैंको को पता भी चल जाता है कि हाँ भाई मैकबेथ नहीं मारा है किंग को. अब एक्ट थर्ड में शो करता है हाउ मैकबेथ थर्स्ट नहीं थ्रस्ट, मतलब कि मैकबेथ कैसे थर्स्ट फॉर पावर ड्रैग्स एंड डीपर इनटू द bloodshed and cruelty to keep and preserve the power that he has gained through violence. He is drawn into a vicious circle of more violence. In this act we also witness how Macbeth horrific crime begins to affect him psychologically. अब हम एक्ट थर्ड में बात करेंगे कि भाई मैकबेथ ने अटेम्प्ट तो कर दिया था कि भाई उसने किल कर दिया था किंग को, पर उसका जो साइकोलॉजिकली वो चीज़ उसको अफेक्ट कर रही थी मैकबेथ को, कि भाई उसको ना हॉरिफिक हो रहा था. द फर्स्ट सीन ऑफ एक्ट थर्ड इज सेट ऑन द रॉयल पैलेस. अब जो पहला सीन है एक्ट थर्ड का
वो सेट हुआ है रॉयल पैलेस में, जहाँ पे एट फॉरेस्ट में बैंको हैज बिगन टू हैव सस्पेक्शन about the fall play of Macbeth. As he waits for the king and the other men, he begins wondering about the three witches and their prophecies. His thoughts are interrupted. उसकी thoughts interrupt हो जाती as the newly crowned King Macbeth and his Queen Lady Macbeth enters, followed by Lennox, Ross, and other ladies. These lords' attendants. King Macbeth greets Banquo and invites him to the banquet that is scheduled to be held that evening in the royal palace. He then talks to him for a while, inquiring about his plan for the rest day. Shortly, when everyone leaves, we hear Macbeth soliloquizing. In this soliloquy, he talks about the necessity and importance of the safety for our king. He also contemplates the prediction that the three witches have made for Banquo that he would be the father of kings. He feared that if the two prophecies made by the three witches for him are already fulfilled, then the one made for Banquo will also eventually come true. He fears that the witches have placed a fruitless crown upon his head and put a barren son. He feels jealous of Banquo and his son feels उसके सन से वो jealous हो जाता है. At the end of the soliloquy, Macbeth decides that he is no choice but to kill both Banquo and his son Phyllis. He calls for two common murderers and fabricates a story to persuade them to kill Banquo and Phyllis. He instructs them to maintain caution and avoid discovery of at all costs. The murder is planned for the very night somewhere away from the palace. Meanwhile, a concerned Lady Macbeth is worried about her husband's constantly doubtful and anxiety-ridden behavior. अब जो लेडी मैकबेथ है वो मतलब मैकबेथ जो है वो हमेशा ही वॉरिड रहता था और डाउटफुल रहता था. उसके लिए वो हमेशा वॉरिड रहती थी. एंजाइटी रिडन बिहेवियर था उसका. Macbeth, however, is gripped by the fear of retribution and says that he would rather be dead than go through the constantly mental जो उसकी constantly mental जो थी टॉर्चर कर रहा था, मेंटल टॉर्चर कर रहा था, brought on their criminal act. Lady Macbeth responds by acknowledging his fear, but she gently reminds him of the evening banquet and the need to keep brave and happy face in front of the guests. Macbeth mentions a deed of dreadful note that is yet to be done, and without improving Lady Macbeth, he takes complete charge of the task. In the next scene, the two murderers kill Banquo, but Fleece manages to escape. At the banquet, the King Macbeth confidently hides his real feelings, but बैंकलेट में वो अपनी फीलिंग्स तो but visibly shaken to learn how one that Fleece has admonished him that neglected his duty towards his death. Macbeth tries to bring back his composure and raises his glass for the toast, but again loses his control on seeing Banquo's ghost sitting at the table. अब उसको बैंकों का घोस्ट दिख रहा है. वो रियल में है नहीं, उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन ऐसी है
His crime has begun to affect his mind and cause psychological disturbances. The sudden change in his behavior confuses the others and they become suspicious and him thinking that he had gone mad. ये पागल हो गया. Lady Macbeth tries to control the situation but ghost appearance drives Macbeth insane and finally she has to ask the guests to leave. The exchange between Macbeth and his wife reveals how heavy the burden of guilt has become for him. Yet his ambition is driving him on towards more crime. There seems to be no return possible. I am blood. अब भाई वो सोच रहा है. एक्ट थर्ड यहीं पे खत्म हो चुका है कि भाई जो उसका बैंक्वेट था वो पूरा खराब हो गया क्योंकि उनमें उसको घोस्ट दिख रहा है. अब वो कह रहा है आई एम ब्लड stepped in so far that should I wait no more returning war after years. तो वो यही बात ही कर रहा है और कुछ नहीं है. अब एक्ट नंबर 5 ही एक्ट है इसमें. हमने थर्ड एक्ट आधा रह गया है. 4 एक्ट है फिर बस और 5th एक्ट है और इसके बाद जो मैकबेथ का एनालिसिस है वो हम करेंगे. एनालिसिस ज़्यादा पेजेस का नहीं है. इसमें बेसिकली क्वेश्चन आंसर्स है. एनालिसिस में क्वेश्चन आंसर हैं. हाँ जिसमें दिए हुए भी हैं क्वेश्चन आंसर्स हैं जो दिए हुए हैं वही एनालिसिस है. फिर रो बाई की बात करेंगे. तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज.